सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। रुद्रप्रयाग से यहाँ पर बड़ी खबर है जहां पर केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत का निधन हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शोकाकुल ये प्रदेश हो गया है जब केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत का निधन हुआ है। और मैक्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मंगलवार रात 10:30 बजे उनका निधन हुआ और लंबे वक्त से वो बीमार चल रही थी, जिसकी वजह से उनका देहांत हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रुद्रप्रयाग से, जहां पर केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत का निधन हो गया है। मंगलवार रात 10:30 बजे मैक्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि लंबे वक्त से शैला रानी रावत बीमार चल रही थी और मंगलवार देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। वो मैक्स अस्पताल में भर्ती थी जहां उनका निधन हुआ है। और रवि केंतुरा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, जानकारी चाहेंगे जो ये पूरा मामला सामने आया है, शैला रानी रावत का निधन हुआ है, क्या वजह सामने आ रही है? बिल्कुल दिव्या, देखिए, शैला रानी रावत का निधन पूरे उत्तराखंड के लिए बेहद दुखद है, क्योंकि वो सामाजिक तौर पर बेहद सक्रिय थे। जो उनकी खासियत थी, मिलनसार थी और केदारनाथ सीट पर वो जीत कर आई। हालांकि उनके जहां तक निधन का सवाल है, 2017 के जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, तब उनको उस वक्त वो गिर गई थी, चोटिल हो गई थी। लंबे समय तक उनका इलाज चला था, लेकिन 2022 के चुनाव में वो फिर से ठीक होकर आई थी और उसके बाद उन्होंने जीत भी हासिल की थी। अभी हाल ही में जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, तो हमने देखा कि पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से वो अनिल बलूनी के लिए प्रचार में भी सक्रिय रही, लेकिन उसके बाद वो फिर से एक बार चोटिल हुई थी, जिसके बाद वो ठीक नहीं हो पाई। उनका लंबे समय तक इलाज चलता रहा और कल देर रात जो है उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनके राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो 2012 में वो विधायक चुनकर आई थी। कांग्रेस से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी। फिर 2016 में जब हरीश रावत सरकार में यहाँ पर अंदरूनी बगावत हुई थी, तो शैला रानी रावत ने भाजपा का दामन थाम लिया था। हालांकि 2017 के चुनाव में उनको जीत नहीं मिली थी, लेकिन 2022 के चुनाव में फिर से उन्हें जीत मिली थी। तो ये दुखद है और सबसे बड़ी बात जो एक नेता से उन्हें अलग बनाती है, वो उनका मिलनसार नेतृत्व था। सामाजिक तौर पर वो सक्रिय रही हैं और लोगों के बीच में रहना, बड़े जब अधिकारियों के पास वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जाती थी, तो बिल्कुल शालीनता के साथ और उसी तरीके से मिलनसार तरीके से जाती थी। कभी बहुत ही शालीनता जो है उनके जीवन में हमेशा देखी गई और यही वजह है कि उनके जाने पर, उनके निधन के बाद ये सीट भी खाली हुई है और लोगों को काफी दुख भी है। बिल्कुल। और जिस तरीके से उनका राजनीतिक करियर की आपने बात की और वो खासतौर पर केदारनाथ की विधायक भी रही हैं, तो ऐसे में क्या माहौल राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, क्योंकि देखिए उनकी शुरुआत ही कांग्रेस से हुई थी। हालांकि 2016 में हरीश रावत सरकार में बगावत के बाद ही उन्होंने भाजपा का दामन थामा था, लेकिन वो जब कांग्रेस में थी तो शुरुआत उनकी विधायक बनने की 2012 में कांग्रेस के जब टिकट मिला था तो वहीं से हुई। और ऐसे में अगर बात की जाए तो उसके बाद वो लगातार विधायक बनने के बाद भी जो शुरुआत उनकी थी, सामाजिक तौर पर सक्रिय रहना, लोगों के साथ मिलते जुलते रहना, हर एक सुख और दुख में लोगों के बीच जाना, यही उनकी लोकप्रियता थी। और यही वजह रही कि 2022 के चुनाव में फिर से उनको लोगों ने उनको जीत दर्ज कराई। लेकिन वो जब वो दोबारा चोटिल हुई तो बहुत लंबे समय से इलाज चल रहा था और वो फिर उनका निधन हो गया। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ये एक क्षति है उत्तराखंड के लिए और खासतौर पर केदारनाथ सीट के लिए कि एक अच्छे राजनेता के साथ एक मिलनसार महिला का भी चले जाता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि और जानकारी साझा करने के लिए।
बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड की 2 सीटों यानी बद्रीनाथ और मंगलौर सीटों पर सुबह से ही उपचुनाव के लिए मतदान लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि यहां पर सुबह से मतदान है और मंगलौर सीट पर मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन है, तो बीजेपी ने मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना को मैदान में उतारा है। बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला जो है मैदान में है, तो वहीं बीजेपी ने बद्रीनाथ से राजेंद्र सिंह भंडारी को टिकट दिया है। वहीं मंगलौर में बसपा के टिकट पर मैदान में उबैदुर रहमान अंसारी हैं, जो कि सरवत करीम अंसारी के बेटे हैं और पूर्व विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई, जिसके बाद उबैदुर रहमान उनके बेटे को यहाँ पर बसपा ने टिकट दिया। आपको बता दें बद्रीनाथ में कुल 210 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 1,02,145 वोटर हैं। मंगलौर विधानसभा सीट पर 1,19,930 मतदाता हैं, जो आप अपने मताधिकार का प्रयोग आज कर रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर मतदान चल रहा है दोनों ही विधानसभा सीटों के लिए और आज तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा और जो टीमें हैं, पोलिंग टीमें, वो लगातार मुस्तैदी से डटी हुई हैं। आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और मंगलौर की अभी अगर बात करें तो आज तक भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर खाता नहीं खोल पाई है और इस उपचुनाव में उन्होंने बाहरी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो काजी निजामुद्दीन जो पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, उन्हें इस बार टिकट दिया गया है, उन पर भरोसा जताया गया है। वहीं बसपा की बात की जाए तो सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद उनके बेटे उबैदुर रहमान अंसारी को ये टिकट दिया गया है। धर्म जातिवाद ना होना चाहिए और अपना ये क्या नाम है इसका से वो राज्य में विकास होना चाहिए, सब भाईचारे से रहने चाहिए और कैंडिडेट कोई भी जीते, कोई भी हो, बिना मजहब के बिना इसके अपने देश को ऊंचा उठाना चाहिए। और जी क्या नाम है इसका अस्पताल है, ये सब है ऐसे जो रास्ते में होना चाहिए वो होने चाहिए सब। वोट डाला है, ये आम इंसान का अधिकार होता है कि उसी को सोचते हुए वोट डाला है, जो सही आदमी हो उसकी जीत हो। इस बार किस तरीके का डाला है? विकास हो कस्बे का और कुछ नहीं। और दूसरी बात है फिलहाल जो है 8 बजे का टाइम है और प्रशासन की ज़्यादा गुंडागर्दी है इधर। 8 बजे लाइन में लगने दिया, उससे पहले जो लाइन में खड़े थे उन्हें सबको भगा दिया यहाँ से। ऐसा हो रहा था जैसे एक डंडा चार्ज करते हैं। प्रशासन का ज़्यादा सख्ताई है इधर। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान सुबह से चल रहा है, इस वक्त क्या अपडेट सामने आ रहा है? कितना प्रतिशत मतदान दोनों ही सीटों यानी कि मंगलौर की बात की जाए या फिर बद्रीनाथ की बात की जाए, कितना यहाँ पर मत प्रतिशत सामने आया है? जी दिव्या, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें कि आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और लगातार जो है अगर मंगलौर विधानसभा सीट की बात की जाए तो मंगलौर विधानसभा सीट पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें जो है वो देखने को मिल रही है और बड़ी उत्साह के साथ जो है मतदाता अपने मत का प्रयोग मंगलौर विधानसभा सीट पर कर रहे हैं। हालांकि अगर बद्रीनाथ विधानसभा सीट की बात की जाए तो बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर हालांकि मतदाता पहुँच रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं पहुँच पा रहे हैं जिस तरीके से जो है मंगलौर विधानसभा सीट पर मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें जो है वो लगी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से बरसात का मौसम भी है और ऐसे में बद्रीनाथ की अगर बात की जाए तो जगह जगहों पर लैंडस्लाइडिंग भी हुई है और बरसात के कारण मौसम भी काफ़ी ख़राब है, तो ऐसे में कहीं जो है मौसमी जो है परेशानी भी लोगों को हुई, तो इसके वजह से भी थोड़ा मतदान प्रतिशत जो है वहाँ पर कम हो सकता है। लेकिन मंगलौर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो लगातार जो है मतदाताओं में काफ़ी उत्साह जो है मंगलौर सीट पर देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से बात की जाए तो दोनों ही सीटों पर अभी लगातार सुबह से मतदान चल रहा है और अभी
प्रतिशत की अगर बात की जाए तो अभी आंकड़ा आना बाकी है कि कितने मत प्रतिशत जो है मतदान अभी दोनों ही सीटों पर हुआ है। हालांकि जो है लगातार वोटिंग सुबह से ही चल रही है। और मंगलौर विधानसभा सीट की बात की जाए तो मंगलौर विधानसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी हैं उबैदुर रहमान अंसारी, जो कि दिवंगत विधायक सरवत कईम अंसारी के बेटे हैं। और भाजपा से करतार सिंह बढ़ाना, तो कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन मैदान में है। तो ऐसे में काफ़ी टक्कर का मुकाबला जो है मंगलौर सीट पर देखने को मिल रहा है। हालांकि भाजपा के लिए मंगलौर विधानसभा सीट जो है वो काफ़ी चुनौती भरी रह सकती है, क्योंकि बस भाजपा इस सीट से एक बार भी जो है चुनाव नहीं जीती है। ऐसे ही बद्रीनाथ विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो बद्रीनाथ विधानसभा सीट से भी भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र भंडारी को टिकट दिया है, जो कि 2022 में कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीते थे और लोकसभा चुनाव के दरमियान वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। वहीं कांग्रेस पार्टी ने लखपत बुटोला को जो है मैदान में उतारा। तो ऐसे में आज इन सभी प्रत्याशी जो हैं, चाहे बसपा के हों, कांग्रेस, भाजपा, सभी प्रत्याशियों का जो है वो भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा और 13 जुलाई को मतगणना होगी। और उसी के बाद जो है ये स्पष्ट होगा कि आखिर मंगलौर की जनता ने और बद्रीनाथ की जनता ने किसके सर पर ताज सजाने का काम किया है। हालांकि मतदान चल रहा है और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लगातार निर्वाचन आयोग की तरफ से जिस तरीके जागरूकता अभियान चलाया गया, बद्रीनाथ में भी 177 जो है पोलिंग टीम तैनात की गई है। वहीं मंगलौर की अगर बात की जाए, मंगलौर में 142 जो है पोलिंग टीम तैनात की गई है। तो इस तरीके से, और वहीं सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के भी पूरे पुख्ता इंतजाम जो है प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। 4200 से अधिक जो है कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो शांतिपूर्ण तरीके से जो है चुनाव कराएंगे, चुनाव में कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार का दंगा ना हो, क्योंकि तमाम ऐसी चीज़ें भी जो है चुनाव के दौरान दिखती है। तो इस तरीके की कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, इसके लिए भी जो है पूरी तैयारी प्रशासन के द्वारा की गई है। और ऐसे में मतदान चल रहा है और अभी देखने वाली बात होगी कि आखिर इन दोनों ही सीटों पर शाम 6 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान जो है वो होता है। बिल्कुल। और अरुण, यहाँ पर ये अमूमन देखा गया है कि जब व्यवस्थाओं की बात आती है, प्रशासन के दावे जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। क्या इस चुनाव में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, या फिर अभी तक किसी तरीके की ईवीएम गड़बड़ी की खबरें सामने आई हैं? देखिए, प्रशासन की तरफ से तैयारियों की बात जरूर की जा रही है। हालांकि प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर और अन्य जो है व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो मंगलौर विधानसभा सीट से ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई कि कहीं ईवीएम में गड़बड़ी हो या मशीन में गड़बड़ी हो या कुछ हो। लेकिन हाँ, बद्रीनाथ के विधानसभा सीट पर एक बूथ पर जो है मशीन खराब होने की सूचना जरूर है, और जिसकी वजह से मतदान में जो है महिलाएं वहाँ पर इंतजार भी करती रही। हालांकि उसके बाद जो है मशीन को ठीक किया गया और मतदान जो है वो चालू करा दिया गया। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें भी जो है देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर अभी ऐसा एक मामला सामने आया है। हालांकि मंगलौर विधानसभा सीट पर ऐसा कोई कुछ मामला अभी सामने नहीं आया और लगातार जो प्रशासन की तरफ से जो तैयारी है वो अपनी की गई, और प्रशासन का दावा है कि इस बार जो चुनाव है पूरे शांतिपूर्ण तरीके से होगा और पूरे अच्छे तरीके से जो है चुनाव होगा। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर मतदान सुबह से चल रहा है और मतदान के दौरान तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी देखने को मिल रही हैं, और मत प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, प्रशासन की ओर से रखा गया है। वहीं आपको बता दें, बड़ी संख्या में सुबह से ही जो है मतदाता पहुंच रहे हैं केंद्रों पर। और हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हरिद्वार से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, इस वक्त क्या माहौल बना हुआ है? मंगलौर उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में सुबह से कितना मत प्रतिशत सामने आया है, क्या जानकारी आपके पास है? मनोज, सुन पा रहे हैं आप मुझे? यहाँ पे शाम 6 बजे तक जो है वोटिंग की जाएगी। सुबह से हमने देखा कि यहाँ पे लंबी लंबी लाइनों में जो मतदाता है वो आने लगे, तो यहाँ पे अपने मत का प्रयोग कर रहे। कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या नाम है? जी, क्या नाम है आपका? शमीम। आज वोट डालने के लिए आए हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे, किस तरीके का विकास? जी जी, आप वोट डालने के लिए आए हैं? जी, वोट डालने के लिए मुद्दा ये है कि हमारा विकास है। विकास का मुद्दा, रोजगार जो है, बेरोजगारी ढेर ज्यादा है। यहाँ की जो आवाम में बेरोजगार ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा कर या भगवानपुर देख लो या लंडोरा देख लो, सब में विकास बहुत अच्छा है, मगर मंगलौर का नहीं है, क्योंकि इसलिए पिछड़ा हुआ है। सबसे पीछा जो है मंगलौर है। यही हमारी तमन्ना है कि यहाँ का जो विधायक हो
जो भी हो वो यहाँ का जो है विकास करे, रोजगार पे ध्यान दे, यहाँ के विकास, सफाई पे या कारोबार पे ध्यान अच्छा, ऐसे क्या विकास है जो अभी तक यहाँ पे नहीं हुए हैं? ऐसी क्या कमियां हैं जो अभी तक अधूरी पड़ी है? दे। बस कमियां क्या है जी, कुछ तो लोग बाग जो है अपने उसमें रहे, कुछ यहाँ का जो है ध्यान नहीं दिया, दोनों दोनों जो है ऐसे रहे। आगे देखते हैं जो भी होता है। हम तो उससे यही अपील करते हैं कि आप जो मंगलौर के रोजगार पे, युवाओं पे, जो रोज युवा वीरान फिर रहा है, बेरोजगारी है, उनको नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है, उनको एक कारोबार मिले। आप क्या भैया बोलते हैं मेरे को? ठीक है, देखिए दिव्य जो बताता है वो सुबह से यहाँ पे पहुंचे थे, लाइनों में लगे। तो यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो विकास का है, रोजगार, शिक्षा और सड़कों के, क्योंकि यहाँ पे लोगों का ऐसा कहना है कि तमाम जो यहाँ पे उत्तराखंड का क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं मंगलौर विधानसभा ऐसी विधानसभा जिसमें यहाँ पे संपूर्ण विकास नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों को यहाँ पे लोगों से बातचीत की जा रही है तो उनका यही कहना है कि विकास को लेकर यहाँ पे इस बार अपना वोट करेंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और अब बात करेंगे उन्नाव से बड़ी खबर की, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 18 लोगों की जानें गई हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्नाव से बड़ी खबर है जहां पर भीषण सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हुई है। डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर टैंकर से टकरा गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली ये बस जा रही थी जो पलट गई। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गंभीर घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। सीएम योगी ने भी हादसे का संज्ञान ले लिया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना सीएम ने व्यक्त की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अफसरों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं। घायलों के समुचित उपचार के सीएम ने निर्देश दिए हैं। बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के अवस्थी खेड़ा की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं एक डबल डेकर बस जो बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली की ओर जा रही थी, अनियंत्रित होकर एक टैंकर से टकरा गई और इस हादसे में 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं अन्य घायल बताए जा रहे हैं। करीब 20 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हैं और इस मामले का, इस घटना का संज्ञान खुद मुख्यमंत्री ने भी लिया है। जो मृतक के परिजन हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त मुख्यमंत्री ने की है और जो घायल हैं उन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है इलाज के लिए। गंभीर रूप से घायल लोगों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है और इसी के साथ घायलों के समुचित इलाज के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं अधिकारियों को और ये भी कहा गया है कि तत्काल मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू करें और जो भी ज़रूरत पड़ती है, किसी भी व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, उसको सुनिश्चित किया जाए। ये मुख्यमंत्री ने निर्देश अपनी ओर से दिए हैं। तो ये बड़ा दुर्घटना हुआ है। उन्नाव से बड़ी खबर है, सड़क हादसे की खबर है जहां पर बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के अवस्थी खेड़ा में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां पर एक बस जो बिहार के सीतामढ़ी से होकर दिल्ली जा रही थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अनियंत्रित होकर यहाँ पर वो बस जो है वो टैंकर से टकरा गई। इस हादसे में कुल 18 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। ये जानकारी सामने आई है कि 18 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं 20 से ज़्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं जिन्हें पुलिस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसके अलावा जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर इलाज के लिए रेफर किया गया है। वहीं अफसरों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। तो ये बड़ी खबर उन्नाव से आपको बता रहे हैं। उन्नाव में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक डबल डेकर बस बिहार के सीतामढ़ी से होकर दिल्ली की ओर जा रही थी जब ये दुर्घटना हुई है और आपको बता दें अनियंत्रित होकर ये डबल डेकर बस एक टैंकर से टकरा गई। इसमें भीषण हादसा हुआ। 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं।
सभी का इलाज चल रहा है। हालांकि जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। और हमारे संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अविनाश, यहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ है काफी दुखद ये घटना है, वजह क्या निकलकर सामने आई है इसके पीछे? जी बिल्कुल, आपको बता दें, ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो मेटा मुजावर थाना क्षेत्र में ये हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है उन्नाव में। तेज रफ्तार जो डबल टेकर बस है पीछे कंटेनर में घुस जाती है, जिसमें मौके पे 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। जो स्थानीय लोग हैं पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस जो उन्नाव के आला अधिकारी हैं पहुंच के मौके पर ग्रामीण के साथ रेस्क्यू कर जो घायल है उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। जो मृतक है उनके सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है उन्नाव में। जो बात की जाए, जो बिहार की सीतामढ़ी से दिल्ली बस जा रही थी। जी दिव्या जी, ये जब दुर्घटना हुई है कितने लोगों की मौत की पुष्टि यहाँ पर हो चुकी है, कितने लोग प्रभावित इसमें हुए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें अभी तक जो घटना की बात की जाए, मामले की अभी 18 लोगों की मौत हुई है उसकी। और जो घायल की अगर बात की जाए तो 30 से अधिक अभी घायल बताए जा रहे हैं। जी, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है इसका, अविनाश, और क्या कहेंगे मुख्यमंत्री ने किस तरीके के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, किस तरीके से राहत पहुंचाई जा रही है मृतकों के परिजनों को, घायलों को, और इस वक्त घायलों की स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जो मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि सभी जो रेस्क्यू कर उनको हॉस्पिटल भेजा जाए। कई जो घायल जो हैं उनको ट्रामा सेंटर लखनऊ भेजा गया है। और जो मौके पे मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए हैं कि इनको सही इलाज के लिए बेहतर इलाज मिले। और उसके जो अधिकारी की बात किया जाए तो अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, डीएम भी पहुंचे हैं औरंगाबाद और अधिकारी पहुंच रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। अब बात करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां आईपीएस जुगल किशोर तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से आईपीएस हैं जुगल किशोर तिवारी, जिन्हें सस्पेंड किया गया है। सस्पेंशन की कार्रवाई इनके खिलाफ हुई है। आचरण नियमावली के उल्लंघन का आरोप इन पर लगा है। 2 साल से ज्यादा छुट्टी पर रहे किशोर तिवारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां आईपीएस जुगल किशोर तिवारी को सस्पेंड किया गया है और आचरण नियमावली के उल्लंघन का आरोप उन पर है। वहीं आपको बता दें कि जुगल किशोर तिवारी पिछले 2 सालों से ज्यादा वक्त से छुट्टी पर चल रहे थे।